मिनट्स में आ जाना। हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल, जहां पे हम बीएनएस की वाईटी सीरीज में आज डील करने वाले हैं लेक्चर नंबर 10 को। और इस लेक्चर में हम डील करेंगे ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिजेस। शादी के, विवाह के रिस्पेक्ट में कौन कौन से अपराध हमारे बीएनएस ने रिकॉग्नाइज किए हैं, क्या चेंजेस जो हैं वो आईपीसी से यहाँ पे हुए हैं, उन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले के जितने भी 9 सेक्शंस थे, 9 सेगमेंट्स जो थे वो आपने अच्छे से देखे होंगे। स्पेसिफिकली जो लास्ट 4-5 सेक्शंस थे, लास्ट 4-5 सेशंस जो रहे हैं, चाहे वो जनरल एक्सेप्शन के हों, प्राइवेट डिफेंसेस के हों, सेक्सुअल ऑफेंसेस के हों, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन हों, ये सेगमेंट में ना सिर्फ हम ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज डील करने वाले हैं, बट रिलेटिंग टू कॉजिंग मिसकैरेज भी डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन। और सेशन शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स को मैंने हमेशा देखा है कि पीडीएफ की डिमांड रहती है, तो पीडीएफ में हमेशा के सेशन में आपको बताती रहूंगी, रिमाइंडर डलवाती रहूंगी, क्योंकि हो सकता है काफी स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स ना देखें, सीधा एक टॉपिक बेस्ड लेक्चर देखें। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये पूरे सेशन की जो पीडीएफ है आप जाकर पीडब्ल्यू ऐप से ले सकते हैं। पीडब्ल्यू ऐप आप सभी स्टूडेंट्स को बेटे डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें जाके गवर्नमेंट जॉब्स में जुडिशरी का सेगमेंट सेलेक्ट करना होगा। वंस यू सिलेक्ट जुडिशरी सेगमेंट, देयर यू कैन सी ऑल द बैचेस ऑल्सो, देयर यू कैन सी दिस पर्टिकुलर बैच ऑल्सो। इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप एनरोल करेंगे। वहां पे आपको 2 फोल्डर्स में, एक फोल्डर में मेरी क्लासेस दिखेगी, एक फोल्डर में आपको मेरी पीडीएफ दिखेगी। प्लीज इंश्योर दैट यू डाउनलोड ऑल द पीडीएफ बिफोर द एक्सपायरी डेट, बिकॉज वंस द वैलिडिटी ऑफ दिस बैच एक्सपायर्स देन यू वोंट बी हैविंग एक्सेस एनी मोर। ठीक है, उसके बाद फिर आपको एक क्लास देख के ही अपना नोट्स बनाना पड़ेगा। फिर आप टेलीग्राम पे आओगे, मैम वी आर नॉट हैविंग द एक्सेस ऑफ द बैच बिकॉज द बैच हैज एक्सपायर्ड, बट द क्लासेस विल बी देयर ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे आपको ये प्लेलिस्ट सदा बाहर हमेशा दिखने वाली है। ओके, चलिए जी, तो बिना देरी किए आज का सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। शादी क्या है? 2 लोगों का एक प्यारा सा बंधन है। उम्मीद करते हैं कि प्यारा ही होगा, है ना। जिनकी हो चुकी है उनको पता होगा कि कितना प्यारा है और कितना प्यारा नहीं। खैर, हर रिश्ते की अपनी एक मिठास होती है और उस मिठास को बनाए रखना और समझना ये 2 लोगों का काम है। ठीक है, तो रिलेशनशिप ऑफ अ मैरिज, अगर मैं पर्सनल लॉ की बात करूं तो हर रिलीजन के अकॉर्डिंग मैरिज को अलग अलग दर्जा दे रखा है। मुस्लिम लॉ में एक मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा दे रखा है, और अगर हम बात करें हिंदू लॉ में तो मैरिज को एक सैक्रेमेंट का दर्जा दे रखा है। इसीलिए मैरिज के अगेंस्ट ऑफेंसेस को हमेशा से आईपीसी में जगह दी गई, और इसके साथ साथ आप इसको बीएनएस में भी देख पाते हैं, भारतीय न्याय संहिता में भी देख पाते हैं। और ये चीज सबसे पहले ध्यान रखना कि पूरे बीएनएस में, या फॉर दैट मैटर जब हमारा आईपीसी भी हुआ करता था, सारे के सारे ऑफेंसेस यूज्ड टू बी कमिटेड अगेंस्ट द स्टेट। वो हमेशा स्टेट के अगेंस्ट होते थे। सो फॉर दैट रीजन वहां पर कॉग्निजेंस स्टेट डायरेक्टली ले सकता था, विदाउट एनीबडी फाइलिंग द केस, कुछ भी पंचायत, नथिंग। स्टेट खुद से उस चीज का कॉग्निजेंस ले सकता है, चाहे वो रेप हो या कोई भी अदर ऑफेंस हो। लेकिन अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर चैप्टर की, ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज वाले सेगमेंट की, तो यहां पे तब तक कोई मामला नहीं बनेगा जब तक कि दूसरा स्पाउस ये ना कहे कि हम एग्रीव्ड हैं। जब तक कि वो स्पाउस यहां केस फाइल ना कर दे तब तक कोई मामला नहीं बनता। दैट्स व्हाई आई हैव सीन इन नीति जुडिशरी बैचेस एंड ऑल द पेड बैचेस, जहां स्टूडेंट्स जनरली पूछते हैं कि मैम वो पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर है, दैट पर्सन इज हैविंग 2 वाइफ्स, ही इज कीपिंग बोथ द वाइफ्स टुगेदर, व्हाई ही इज नॉट चार्ज फॉर बाइगेमी? वो द्विविवाह के अपराध के लिए क्यों नहीं जेल भेजा जा रहा है उसको? क्योंकि दूसरी धर्म पत्नी को कोई समस्या नहीं है। जिस दिन दूसरी या पहली धर्म पत्नी को समस्या हो गई, बड़ा लग जाएगा बाइगेमी का चार्ज। अंडरस्टैंडिंग है उन लोगों की। खैर, वो उनका मामला है, ये हमारा चर्चे का विषय नहीं है। सेक्शन नंबर 80 से लेके 87 तक ऑफेंसेस विद रिस्पेक्ट टू मैरिजेस में जो आज सबसे पहले हमको पढ़ना है, वो कौन सा अपराध आता है? वो आता है आपका डाउरी डेथ। क्या आता है? डाउरी डेथ, दहेज हत्या जिसको कहा जाता है, डाउरी डेथ। क्या होता है डाउरी डेथ? जाहिर सी बात है, डाउरी मांगी होगी और डाउरी नहीं दी होगी, या फिर डाउरी देने में फेल हो गए होंगे, इसलिए यहां पे डेथ की कॉज की जा रही है। पर यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स देखना, ये एलिमेंट्स बहुत जरूरी है। ये एलिमेंट्स अच्छे समझ आएगा तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी समझ आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, सबसेक्शन 1 ये कहता है वेदर डेथ ऑफ द वुमेन इज कॉज्ड, वुमेन की डेथ हो रही है। और वुमेन की डेथ हो क्यों रही है? देयर आर 3 रीजंस। वेरी नाइसली ऑब्जर्व दीज 3 सेगमेंट्स, बिकॉज ये तीनों के तीनों, मैं फिर से बता दूं, जजमेंट राइटिंग में देखने को मिल सकता है आपको। जजमेंट राइटिंग में बकायदा ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिजेस अच्छे से देखने को मिल सकते हैं। डाउरी डेथ हो सकता है, आपका क्रुएलिटी हो सकता है,
तो बोला अगर विमेन की डेथ हो रही है किसी बर्न की वजह से, जलने की वजह से या बॉडी इंजरी की वजह से, शरीर पर कोई क्षति होने की वजह से, और अकर्स अदरवाइज देन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक व्यक्ति जिस तरीके से मर सकता है वो नहीं होके कुछ सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में उसकी डेथ नजर आ रही है। बेटा हमेशा बहू जल रही है, बेटी तो ना जले, ऐसा क्यों? सिलेंडर हमेशा बहू काम करने गई तभी फटा, सास काम करने गई तब तो ना फटा। बॉडीली इंजरी हो रही है, और बॉडीली इंजरी भी ऐसी है जो कि नॉर्मल नहीं लग रही, कहीं गिरने से फिसलने से नहीं हुआ है, किसी के एक्चुअली मारपीट के निशान दिख रहे हैं। एंड अकर्स अदरवाइज देन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस क्या हो सकता है कि बताया जा रहा है कि रात को बेटी ने आराम से 9-10 बजे अपने मायके वालों से बात की, अपने पापा से बात की, कैसे हैं सब कुछ घर में, बढ़िया है, ठीक है, सबको वीडियो कॉल पे बात किया, बढ़िया। एंड सुबह 7 बजे फोन आता है कि आपकी बेटी की डेथ हो गई। कैसे हो गई? तबीयत खराब थी। कैसे खराब थी? रात को तो एकदम सही थी। ये सस्पिशन का ग्राउंड बनता है कि कैसे नॉर्मल सर्कमस्टेंस में ऐसा किसी की डेथ हो ही नहीं सकती, कि 7-8 घंटे में ऐसा क्या हो गया उस बच्ची को कि उसकी डेथ हो गई। और बताया जा रहा है कि कुछ खा पी लेने की वजह से डेथ हुई, तो चांसेस हैं कि हो सकता है जहर भी दे दिया गया उसको। ये बेटा बहुत सारे ऑफेंसेस आपको आसपास के प्रैक्टिकल जितने भी सिनेरियोज हो रहे हैं उसके साथ कनेक्ट करके देखना पड़ेगा। और ये ऑफेंसेस ऐसे तो नहीं बने ना, समाज की कोई तो कड़वा सत्य होगा उसी की वजह से ये बने हैं कि वो ऑफेंसेस अपना नया रूप ले रहे हैं, वो ऑफेंसेस एक्चुअली इसी तरीके से कमिट किए जा रहे हैं, और उसी को इन्वॉल्व करने के लिए, उसी को कवर करने के लिए वो सारे एलिमेंट्स आपको इन सेक्शंस में दिखने वाले हैं। और ये हो कब रहा है? विद इन 7 years ऑफ मैरिज। और अगर 7 साल में नहीं हुआ तो मैम 8वें साल में हो गया तो डाउरी डेथ नहीं लगेगा, अबेटमेंट टू सुसाइड लग जाएगा। अगर उसने खुद हत्या की तब तो अबेटमेंट टू सुसाइड लग जाएगा, लेकिन अगर मारा गया तो फिर मर्डर के या कल्पेबल होमिसाइड के चार्जेस लग सकते हैं। सो अगर 7 years के अंदर अंदर ऑफ हर मैरिज एंड इट इज शोन सून बिफोर हर डेथ, उसकी मृत्यु से जस्ट पहले, मतलब मृत्यु तो हो गई लेकिन ये दिखा दिया जाए कि मृत्यु से जस्ट पहले शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी और हैरेसमेंट। 2 चीजों का ध्यान रखना, सब्जेक्ट हुआ था, या तो क्रुएलिटी हुआ था या हैरेसमेंट हुआ था, क्रूरता की गई थी उसके साथ। क्यों की गई थी? शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी और हैरेसमेंट बाय हर हस्बैंड और द रिलेटिव्स ऑफ हर हस्बैंड, या तो पतिदेव के द्वारा या पतिदेव के रिश्तेदारों के द्वारा उसे क्रुएलिटी या हैरेसमेंट किया गया था। Why? What was the reason in connection with or demand of the dowry? डाउरी के संबंध में या डाउरी के डिमांड के लिए, उसकी मांग के लिए अगर उसकी ऐसी डेथ हुई है तो वो डाउरी डेथ कहलाएगी, और ये हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स उस डाउरी डेथ के लिए लायबल होंगे। सबसेक्शन 2 में उसकी पनिशमेंट प्रोवाइड कर रखी है। बोला कि ये लेस देन 7 years नहीं होगा, बट जो कि लाइफ इंप्रिजनमेंट तक जा सकता है। कोई भी स्टूडेंट इस चीज का कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकता है, और आपको देना है, आपका होमवर्क है, वाई ओनली 7 years। अब प्लीज ये कोई लॉजिक लगा के नहीं बताएगा कि मैम 7 फेरे होते हैं, 7 जन्मों का बंधन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इलॉजिकल रीजनिंग नहीं देनी एग्जाम में। ये 7 साल यहाँ पे क्यों है, चाहे इसके मामले में हो या 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट हो, जो कि बात करता है प्रिजम्पशन इन केस ऑफ डाउरी डेथ। क्यों? वाई जस्ट 7 years? वाई नॉट 3 years? वाई नॉट 10 years? वाई नॉट 15? वाई नॉट 20 years? वाई नॉट 6 years? वाई जस्ट 7 years? चलो ये आपका होमवर्क है। फॉर द पर्पस ऑफ डाउरी, डाउरी का सेम मीनिंग है जो कि सेक्शन नंबर 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में दे रखा है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का भी आपको मेरा किसी तो प्लेटफॉर्म पे एक वन शॉट दिख जाएगा, तो जाके उस सेशन को कभी जरूर देखना, बिकॉज दे हैव रिकॉग्नाइज्ड मेनी सच वेज इन विच द गिफ्ट्स कैन बी गिवन। बेटा गिफ्ट में तो पिताजी बोल देंगे कार हमने गिफ्ट में दी है, छुपा लें बात की उसके ससुराल वालों ने दहेज में मांगा है, देन तो उसमें भी प्रॉपर आपको ग्राउंड्स दे रखे हैं दैट कौन सी चीज को हम खुद दहेज में मान लेंगे, आपको बताने की भी जरूरत है ना, आपको ये बोलने की जरूरत है ये गिफ्ट है। हम एक गिफ्ट को भी डाउरी मान लेंगे अगर वो देने वाले की हैसियत से बहुत ज्यादा है और वो आपके मैरिज के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, आपके रिलीजियस सेरेमनी में नहीं आता, मैरिज की सेरेमनीज के अंतर्गत नहीं आता, वो सीधा डाउरी में जाएगा। ऐसा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 कहता है। चल सेक्शन नंबर 81, कोहैबिटेशन कॉज्ड बाय अ मैन डिसीटफुली इंड्यूसिंग अ बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज। ये सेक्शन नंबर 63 से कनेक्ट करेंगे, जहां हमने बोला था एक विमेन की कंसेंट के साथ उसके साथ रेप हो रहा, मतलब रेप तो क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा, नहीं बोलेंगे कि यहां रेप हुआ है अगर वो कंसेंट दे दे तो, लेकिन वो रेप की कैटेगरी में आएगा अगर विमेन की कंसेंट ले ली गई है। कैसे? विमेन को ये बिलीव करवा के, विमेन को ये बिलीव करा के दैट द पर्सन हु इज हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर इज हर हस्बैंड,
उसको ये महसूस करा दें कि आपके पति देव हैं। वहां बिलीव हस्बैंड होने का करवा रहे हैं, या बिलीव किस चीज का करा रहे हैं, या बिलीव करवा रहे हैं दैट शी इज लॉफुली मैरिड टू दैट पर्सन। उसे बिलीव करा रहे हैं डार्लिंग स्वीट हार्ट वी आर मैरिड, बचपन में हमारी शादी हुई थी। कोहैबिटेशन हो रहा है, कोहैबिटेशन साथ में रहा जा रहा है, और ये ऑफेंस भी मैन के द्वारा ही हो रहा है। एवरी मैन हु बाय डिसीट कॉजेस एनी वुमेन, किसी वुमेन को कॉज कर रहा है जो कि उसे पता है कि शी इज नॉट लॉफुली मैरिड टू हिम, मेक्स हर बिलीव कि वो उससे लॉफुली मैरिज कर चुकी है, एंड इसके साथ टू कोहैबिट और हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिम इन दैट बिलीव। ध्यान रखना, इसमें सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स उसका इंटेंशन नहीं है, वो या तो कोहैबिट करना चाहता है। कोहैबिट का मीनिंग होता है साथ रहना, या तो साथ रहने के लिए उसको इस चीज का भरोसा दिलाए कि हमारी लॉफुल मैरिज हो चुकी है, या फिर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का उसको ये बिलीव दिलाए कि हमारी लॉफुल शादी हो चुकी है। तो पनिशमेंट कितना है, 10 years एंड फाइन तक जा सकता है। बेसिक सेक्शन नंबर 81 था। 82 मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। पहले बेटा अलग अलग सबसेक्शंस में हुआ करता था, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 किस में हुआ करता था, ये आपका एक तो 494 हुआ करता था एंड एक 495 हुआ करता था। अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, अब ये कन्वर्ट हो चुका है आपका सेक्शन नंबर 82 के सबसेक्शन 1 में जा चुका है, और ये 82 के सबसेक्शन 2 में जा चुका है, सबसेक्शन 2 में जा चुका है। बाइगेमिक ऑफेंस, ध्यान रहे बेटा, इसमें फर्स्ट स्पाउस केस फाइल कर सकता है, और इसमें आपका सेकंड स्पाउस केस फाइल कर सकता है। सेकंड स्पाउस बोलेगा हाँ चीटिंग, हमको बिना बताए, हमको बताया ही नहीं कि आप पहले से शादीशुदा हैं, तो वो आपका 82 के सबसेक्शन 2 में चला जाएगा। बहुत जरूरी है बेटा, सारी जानकारी रख के, सारी चीजों को सोच समझ के, जांच पड़ताल करके ही शादी की जाए, क्योंकि चीजें छुपाने में जो महारती है बेटा वो महारती है। ठीक है, हालांकि देखो लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है ना, जीवन में आपकी काफी सारी ऐसी घटनाएं हो सकती है जो आपने कभी सोची भी ना हो, बट ऐसे अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन के लिए आप हमेशा खुद को तैयार रखें। हर व्यक्ति का जीवन एक सा नहीं होता, हर व्यक्ति के लिए हर दिन एक सा नहीं होता है। ठीक है, चलिए सबसेक्शन 1, whoever having a lawful husband, having a husband or wife living, या तो बेटा लिविंग है, लिविंग मतलब जीवित है। अब जीवित का मतलब भी आपको यहाँ पे एक रीजनेबल एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करना है, कि जीवित का मतलब यहाँ पे सिंपल ये हुआ कि उसके साथ उसका रिश्ता सबसिस्ट कर रहा है, उसके साथ उसका वो रिश्ता सबसिस्ट कर रहा है, मीन्स दे आर नॉट डाइवोर्स्ड। या तो बेटा जीवित, और मर गया तो दूसरी शादी कर सकते हैं, मर जाने पर भी यहां पर हमारा लॉ प्रिज्यूम करता है कि रिश्ता खत्म। अब वो एक पर्सन पे डिपेंड करता है कि मरने के बावजूद भी हो सकता है कोई उससे रिश्ता खत्म ना समझे, और जिसको लग रहा है कि चलो भाई रिश्ता खत्म हो गया, या वाकई में कोई आगे अपनी जीवन में मूव ऑन करना चाहता है, कोई अन्य व्यक्ति के साथ शादी करना चाहता है, बेशक करे। हर व्यक्ति का बेटा परसेप्शन अलग होता है जिंदगी को देखने का, लोगों को देखने का, है ना। और किसी एक पर्सन के एक्सपीरियंस पे अगर कोई ऐसे टॉक्सिक लोग मिल भी जाए जीवन में, तो एक पर्सन के परसेप्शन पे या उस एक्सपीरियंस पे आप दूसरे लोगों को जज ना करें। कोई भी कॉन्सेप्ट को या कोई भी एक्सपीरियंस को बेटा जनरलाइज ना करें। जनरलाइज करने से आपके लिए समस्या बढ़ेगी और आप इस चीज को महसूस करेंगे। सबको एक डंडे से नहीं हाँक सकते ना, वो वाली चीज है। ठीक है, having a husband or wife living marries in any case in which such marriage is void। वो शादी करता है अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के रहते हुए, जिससे कि वो दूसरी मैरिज void है। और void by what reason? void वो सिर्फ इस ग्राउंड पे है क्योंकि उसने मैरिज की है by reason of its taking place during the life or life of such husband or such wife। ऐसे हस्बैंड या ऐसे वाइफ के रहते हुए आपने दूसरी शादी कर ली ना, so for that reason आपकी जो सेकेंड मैरिज है वो void होगी। सेकेंड मैरिज void होने के लिए फर्स्ट मैरिज वैलिड होनी चाहिए। अगर फर्स्ट मैरिज ही वैलिड नहीं है तो ऑटोमेटिकली सेकेंड मैरिज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही बाइगैमी का ऑफेंस होने वाला। ध्यान रखना, क्योंकि बाइगैमी द्विविवाह का अपराध ही तब होगा जब पहली मैरिज वैलिड है। भाई जब पहली ही मैरिज वैलिड नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो सेकंड ऑफेंस हुआ? क्योंकि सेकंड ऑफेंस तो हमेशा पहली वैलिड मैरिज के अगेंस्ट होगा। अगर वैलिड ही मैरिज नहीं है तो वो स्पाउस आपका हस्बैंड या वाइफ का दर्जा ही होल्ड नहीं करता। दर्जा होल्ड नहीं करता तो सेकंड मैरिज का ऑफेंस ही नहीं हुआ है। अगर वो वैलिड है फर्स्ट मैरिज, तो ही सेकंड मैरिज करने पर बाइगैमी का ऑफेंस लगेगा, जो कि आपका स्पाउस लगा सकता है आप पे।
शैल बी पनिश्ड विद एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, जो कि 7 ईयर्स होगा एंड फाइन होगा, 7 ईयर्स एंड फाइन। अब इसका एक्सेप्शन महत्वपूर्ण रहता है, 2 एक्सेप्शन है। कितने हैं? 2 एक्सेप्शन। दिस सबसेक्शन डज नॉट एक्सटेंड्स टू फर्स्ट एंड सेकेंड। ये जो सेकेंड है ना, दिखता इतना बड़ा है लेकिन बहुत सरल सा, बहुत इजी है बेटा। व्हाट इफ कॉम्पिटेंट कोर्ट ने फर्स्ट मैरिज ही वॉइड डिक्लेयर कर दी तो? अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने खुद ही फर्स्ट मैरिज वॉइड डिक्लेयर कर दी, तो अगर फर्स्ट मैरिज कॉम्पिटेंट कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दी, दैट मींस वो नल एंड वॉइड हो गई, तो सेकंड मैरिज वैलिड। वो भी सेकंड मैरिज भी प्रॉपर सेरेमनीज के थ्रू होना चाहिए, सेकंड मैरिज वैलिड हो जाएगी, फिर कोई बाइगैमी का अपराध नहीं लगेगा। तो इट सेज एनी पर्सन हुज मैरिज विद सच हस्बैंड और वाइफ जो कि ऑलरेडी लिविंग है has been declared void by a court of competent jurisdiction। मार्क करो, 5 स्टार लगाओ, एग्जाम में पूछा जा सकता है प्री में कि जो कोर्ट है आपकी फर्स्ट मैरिज को void डिक्लेयर कर रहा है, इज इट नेसेसरी फॉर दैट कोर्ट टू बी कॉम्पिटेंट, और इनकॉम्पिटेंट कोर्ट भी चलेगा या एनी कोर्ट चलेगा? नो एनी कोर्ट, इट हैज टू बी अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, बराबर? या फिर नॉर लगा के नाइदर नॉर, ठीक है। बोला सेकंड बोला है कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है या फिर किस पर अप्लाई नहीं होने वाला है? अगर जिस पर्सन ने बेटा दूसरी शादी की है ना, अगर वो अपने होने वाले सेकेंड हस्बैंड या वाइफ को अगर ये बता दे कि लिसन, फ्रॉम लास्ट 7 years माई पार्टनर और माई हस्बैंड और वाइफ हुएवर इट इज हैज नॉट बीन हर्ड, या कंटिन्यूसली 7 years के लिए एब्सेंट रहा है, जिसको हम सिविल डेथ का भी नाम देते हैं, कि वो 7 साल से ना तो सुना गया है, ना देखा गया है, ना हमने सुना है, ना किसी और ने सुना है, ना हमने देखा है, ना किसी और ने देखा है। सो फॉर दैट रीजन these are the true facts, जो भी जितना भी मुझे पता था, I am informing you everything. So the person who is marrying second time has to inform about all the true facts to the person with whom the second marriage is contracted, और वो भी true facts कब? जब दूसरी शादी कर रहे हो उससे जस्ट पहले। To any person who contracts a marriage ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द फॉर्मर हस्बैंड एंड वाइफ, तो ये और कहां पे नहीं अप्लाई होता है? ऐसे किसी भी पर्सन पर अप्लाई नहीं होता है जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या तो लाइफ ऑफ द फॉर्मर हस्बैंड या वाइफ के, इफ सच हस्बैंड और वाइफ एट द टाइम ऑफ द सब्सिक्वेंट मैरिज के वक्त हैव बीन कंटिन्यूअली एब्सेंट फ्रॉम सच पर्सन मतलब जो दूसरी शादी कर रहा है उससे वो पहला पति या पहली पत्नी क्या है 7 साल के लिए कंटिन्यूअस दूर है फॉर अ स्पेस ऑफ 7 years एंड shall not have been heard by such person as being alive that time। उस समय वो 7 साल के लिए सुना नहीं गया या देखा नहीं गया, एंड प्रोवाइडेड, सेकंड प्रोवाइजो देखो, प्रोवाइडेड कि जब आप सेकंड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जो सेकंड स्पाउस होने वाला उसको इन्फॉर्मेशन बताओ, और वो भी ट्रू एंड बेस्ट टू योर नॉलेज। प्रोवाइडेड दैट द पर्सन कॉन्ट्रैक्टिंग सच सब्सिक्वेंट मैरिज शैल before such marriage takes place, which marriage? The second marriage takes place, inform the person with whom marriage is contracted of the real states of the fact so as far as same within her or his knowledge। ध्यान रखना, ये ऑफेंस जो है सबसेक्शन 1 हो या सबसेक्शन 2, मैन वेमेन दोनों के अगेंस्ट लग सकता है। हस्बैंड ने भी अगर द्विविवाह किया तो भी आपका सेक्शन नंबर 82 में जाएगा, वाइफ ने भी किया तो भी सेक्शन नंबर 82 में जाएगा, ठीक है, क्लियर है? ओके। पनिशमेंट सबसेक्शन 2 में कौन सी किसके लिए दे रखी है? मैंने बोला सबसेक्शन 2 में बेटा सेकंड पर्सन के साथ जिसके साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो यहां पर केस फाइल करने वाला है या करने वाली है। क्यों? ग्राउंड बहुत सिंपल है कि आपने जो वो मैरिज थी ना वो कंसील की है। क्या किया? आपने सेकंड मैरिज को कंसील किया है। Whoever commits the offense mentioned under subsection 1 having concealed from the person with whom the subsequent marriage is contracted and the facts of the former marriage, क्या उसने कंसील किया है? फॉर्मर मैरिज के फैक्ट्स को कंसील किया है, देन शैल बी पनिश्ड विद एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, जो कितना हो सकता है? जो हो सकता है आपका 10 years प्लस फाइन, 10 years एंड फाइन रह सकता है, ठीक है। चलिए आगे, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कतई इंपॉर्टेंट आपका केस लॉ रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि कोई भी पर्सन इस्लामिक रिलीजन में सिर्फ इसलिए कन्वर्ट नहीं होगा that he wants to marry twice या फिर उससे ज्यादा, क्योंकि कन्वर्जन के पीछे कोई रीजन होना चाहिए, और वो भी कन्वर्जन के पर्पस का रीजन है ना, कि आप उस रिलीजन को परस्यू करना चाहते हो, लेकिन मियरली आप इसलिए कन्वर्ट हो रहे हो ताकि दूसरी शादी कर सको और उसकी वजह से आपका फर्स्ट पार्टनर इफेक्ट हो जाए, ये अलाउड नहीं है। तो
Supreme Court dealt the question whether the converting into Islam and contracting the second marriage will be considered valid or not. तो Supreme Court ने साफ साफ बोला when two individuals marry each other as per the provisions of a particular personal law, तो उनका पूरा रिश्ता उस personal law से ही govern होता है. It shall continue to govern under the same personal law irrespective of the fact that one of the individual to the marriage has converted to another religion. इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो मैरिज का दूसरा स्पाउस था वो अपना रिलीजन कन्वर्ट कर चुका है. अगर एक पर्टिकुलर पर्सनल रिलीजन से आपने रह के पर्सनल रिलीजन में ही और उसके तहत ही अगर शादी की है तो आगे का जो रिश्ता है, संबंध है, वो भी आपका उस पर्टिकुलर पर्सनल लॉ से ही गवर्न होने वाला है. बराबर है. सो द इंडिविजुअल हु कन्वर्ट्स टू अनदर रिलीजन एंड अटेम्प्ट्स टू मैरी again during the subsistence of their first marriage will be held liable for bigamy. ये आप लिख के आएंगे एग्जाम में. मैं पिंक से हाईलाइट कर देती हूँ इसको. This portion you are supposed to write in your exam. कि सरला मुदगल के केस में सर ये बोला गया था. ओके, क्लियर है. चलें आगे. ऐसा नहीं जब पीपीटी मिलेगा आप लोग शिकायत करोगे मैम ओवर राइटिंग कर दिया. चल, विद्याधरी वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस सुखराना बाई. बहुत अच्छा केस है. विद्याधरी वर्सेस सुखराना बाई. सुप्रीम कोर्ट ने बेटा एक ऐसे रिश्ते के से बॉर्न हुए बच्चों का स्टेटस बताया है जो कि सेकंड मैरिज है. सेकंड मैरिज जब हम बोल रहे हैं कि वॉइड है तो ऐसे मामले में बच्चों का स्टेटस क्या होने वाला है. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ सेकंड वेडलॉक आर एंटाइटल्ड टू शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर. ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ फादर के प्रॉपर्टी में शेयर होगा, एंसेस्टर प्रॉपर्टी में शेयर नहीं आता है. ठीक है, बिकॉज वो को-पार्टनर्स नहीं होते हैं. ठीक है, बराबर है. ओके. अच्छा, ये भी बोला अगर सेकेंड टाइम मैरिज किया ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मैरिज ऑलरेडी सब्सिस्ट कर रही थी और उसके दौरान सेकेंड मैरिज किया जिसमें से बच्चे हुए, तो वो चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ द सेकेंड वेडलॉक, सच वेडलॉक मीन सेकेंड वेडलॉक, वो हमेशा लेजिटिमेट होंगे. बेटा सेक्शन नंबर 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट भी ये दर्जा देता है बच्चों को कि ना वो लोग क्या रहने वाले, लेजिटिमेट रहने वाले हैं. ओके. खुशबू वर्सेस कानियामल, बहुत अच्छा सेक्शन है, बहुत अच्छा केस लो. सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जब कोई भी मैन एंड वुमेन साथ में रह रहे हैं विदाउट मैरिज तो ये ऑफेंस, ये नहीं माना जाएगा कि यहाँ पे कोई ऑफेंस हुआ है. एपेक्स कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट देयर वाज नो लॉ दैट प्रोहिबिट्स और रिस्ट्रिक्ट्स लिव इन रिलेशनशिप और प्री मैरिटल सेक्स. ठीक है, ये लिव इन रिलेशनशिप का मामला है. ये तुलसी वर्सेस दुर्घटिया का केस जरूर ध्यान रखो. इन्होंने लिव इन रिलेशनशिप से बॉर्न हुए बच्चों के बारे में बताया. उन्होंने बोला वो भी लेजिटिमेट है. क्या बोला? दे आर ऑल्सो लेजिटिमेट. चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज इलेजिटिमेट. उनको बास्टर्डिटी का आप स्टेटस नहीं दे सकते हो. अगर हस्बैंड एंड वाइफ एक ही रूफ के नीचे रहे हैं ताकि सोसाइटी उनको हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पर रिकॉग्नाइज करे तो हम मानेंगे कि वो लोग पति पत्नी का दर्जा होल्ड किए हैं एंड उस वेडलॉक, उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से बॉर्न हुआ हर बच्चा लेजिटिमेट माना जाएगा. ये चीज का ध्यान रखना. ओके. बहुत अच्छे केसेस, देखो केसेस प्रोवाइड करने में मैंने आपके साथ स्पेसिफिकली जो मुझे इंपॉर्टेंट केसेस लगे ना उस मामले में कोई भी भेदभाव नहीं है. आप नीति के स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं, उनको भी मैंने यही केसेस करवाए हैं. ठीक है जी, चलें आगे. ओके. एक लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जरूर केस याद रखना. ठीक है, इन्होंने भी कन्वर्जन और मैरिज के बारे में ही बताया है और वो आपके फंडामेंटल राइट्स का इन्होंने जिक्र जरूर किया है. दे सेड लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट second marriage done by a Hindu husband after conversion is manifestly fraudulent and is done with the mind to avoid charge with the offense of marrying twice. तो हम बोलेंगे कि बाइगैमी का ऑफेंस हुआ है. बाइगैमी का चार्ज से लाइबिलिटी रिमूव करने के लिए या अवॉइड करने के लिए कोई सेकंड मैरिज कर रहा है और सेकंड मैरिज के लिए बेटा कन्वर्जन नॉट अलाउड. ओके. It was laid down that the second marriage would be void and invalid and violation of Article 21 of the Constitution, which says about the fundamental right to the protection of life and personal liberty, and husband would attract the penal provisions of 494 or 495. 494 मतलब section number 82 का subsection 1 और यहाँ पर 82 का subsection 2. The same precedent has been followed by the judiciary till date. तो अभी भी judiciary बेटा इसी segment को follow करती है. ओके, बराबर. चले 83 पे.
एक नया सेक्शन, नया मतलब अभी इस क्लास के लिए नया है, बाकी तो बीएनएस में ये आईपीसी में पहले भी हुआ करता था और सेम आपका बीएनएस में कॉपी पेस्ट हुआ है। सेक्शन नंबर 83, मैरिज सेरेमनी फ्रॉडेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज। आओ एक बार इस सेक्शन पे आओ, हमारा दिस सेक्शन, दिस वन, सेक्शन नंबर 81। 81 एंड 83 में फर्क क्या है? 81, 83 में फर्क क्या है बेटा? 81 में विमेन को ये बिलीव कराया जा रहा है कि हमारी जो शादी है वो लॉफुल तरीके से हुई, बराबर। एंड 83 में मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंट तरीके से कर रहा है। इश्कजादे मूवी देखा ना मैंने, हर बार एग्जांपल इश्कजादे मूवी का दिया है। बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द डिफरेंट रिलीजन एंड ही न्यू कि वो ये रिश्ता कंटिन्यू करने वाला है नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिवेंज लेना चाह रहा है उस लड़की से। और उस वक्त उस मैरिज सेरेमनी से इस इंटेंशन के साथ ही जा रहा है कि ये वैलिड मैरिज नहीं होगी, ना रिकॉग्नाइज हो रही है ये मैरिज। 81 में उस महिला को ये बिलीव करा रहा है दैट आई एम योर लॉफुल हस्बैंड, अपनी शादी पहले हो चुकी है और ऑब्जेक्टिव क्या है? या तो कोहैबिट करना या सेक्सुअल इंटरकोर्स करना। लेकिन 83 में कोई भी पर्सन, ध्यान रखना, वो विमेन भी हो सकती है, वो मैन भी हो सकता है। तो बेसिक वन मोर डिफरेंस अंडर 81 एंड 83 इज 81 में मैन हो सकता है, 83 में देखो हुएवर है। हुएवर का मतलब यहां पर मैन भी हो सकता है या विमेन भी हो सकती है। इस चीज का भरोसा दिलवाए किसी को, इसमें भरोसा दिलवाने की बात ही नहीं है। खुद भी अगर फ्रॉडुलेंट या फेक मैरिटल सेरेमनीज के थ्रू जाए, सीधा 83 लगेगा। इट सेज मैरिज सेरेमनी फ्रॉडेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज, डिसऑनेस्टली और विद फ्रॉडुलेंट इंटेंशन। यू ऑल रिमेंबर हमने डिसऑनेस्टली में चीजें पढ़ी थी। क्या होता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन, क्या होता है फ्रॉडुलेंट इंटेंशन? इंटेंट टू डिफ्रॉड एनी अदर पर्सन नॉट अदरवाइज, तो वो क्या होता है? वो फ्रॉडुलेंट एक्ट होता है। ये सब क्या है बेटा? ये सब मेंजिरिया है। क्या है? मेंजिरिया। मेंजिरिया मीन्स गिल्टी इंटेंशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इंटेंशन हमारे दो टाइप के होते हैं, बोलो हाँ कि ना? इंटेंशन बेटा हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा गुड इंटेंशन, एक होता है हमारा बैड इंटेंशन। यस और नो? और जो गुड इंटेंशन होता है उसको हम गुड फेथ भी बोलते हैं या बोनाफाइड भी वर्ड यूज कर सकते हैं। बैड इंटेंशन के लिए क्या होता है? मैलाफाइड इंटेंशन हो सकता है, या वर्ड हम मेंजिरिया भी यूज करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में जब भी मेंजिरिया लिख रहे हो तो पता होना चाहिए यू आर यूजिंग इट फॉर द पर्पस ऑफ बैड इंटेंशन। ठीक है, गलत किसी के साथ क्राइम करने के इंटेंशन से करना। तो डिसऑनेस्ट या फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ ही गोज थ्रू अ सेरेमनी ऑफ बीइंग मैरिड, ही गोज थ्रू द सेरेमनी ऑफ बीइंग मैरिड। शादी करने की सेरेमनी के लिए वो उस चीज को करता है, नोइंग दैट ही इज नॉट देयर बाय लॉफुली मैरिड, ये जानते हुए कि वो लॉफुली मैरिड नहीं है। ही इज नॉट देयर बाय लॉफुली मैरिड, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and fine। ठीक है, बराबर है। जब वो खुद ये जानता है बेटा कि ये पर्टिकुलर मैरिज जो है ये लॉफुल नहीं है, इस चीज की जानकारी उसे ज्यादा होनी जरूरी है। लेकिन अगर उसको खुद को इस चीज की जानकारी नहीं, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं खेला ना, घर घर खेलते, शादी शादी खेलते, उनको थोड़ी ना पता कि ये पर्टिकुलर सेरेमनी है कि नहीं। मासूम है वो, तो सबने खेला है घर घर, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन जहां एक पर्सन को पता है कि ये पर्टिकुलर सेरेमनी जो है वो लॉफुल मैरिज में आती नहीं है और फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ उस चीज को निभाए, वो सीधा के सीधा 83 में पनिशेबल होगा 7 years एंड फाइन के थ्रू। एंड देन वी हैव 4 more ऑफेंसेस। देखो क्या कहता है सेक्शन नंबर 84, एंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट ऑफ मैरिड वुमेन। सीधा सिंपल सा कहने का ये मतलब है किसी और की जो वाइफ है जो कि ऑलरेडी मैरिड है बेटा, उसको भगा कर लेकर जाना। इंटाइस और टेकिंग अवे मतलब उसको भगा के लेके जा रहे हो, दैट मीन्स उसको जबरदस्ती लेके जा रहे हो। और इंटाइसिंग मतलब उकसाना। और ध्यान रहे सेक्शन नंबर 84 का ऑफेंस मैन के द्वारा भी हो सकता है, वुमेन के द्वारा भी हो सकता है। यस, वर्ड क्या बोला? whoever, दैट मीन्स इट कैन बी मैन ऑल्सो, इट कैन बी वुमेन ऑल्सो, इट कैन बी मैन ऑल्सो एंड इट कैन बी वुमेन ऑल्सो। आगे देखो, आगे बोला टेक्स और एंटाइसेस अवे हु एनी वुमेन। अब किसी आदमी को लेके गए तो किसी और का हस्बैंड है वो, नो ऑफेंस एट ऑल। ठीक है, तो किसी और की मैरिड वाइफ को लेकर जाना या एंटाइस करना, टेक्स अवे और एंटाइसेस हु इज
जो वाकई में किसी और की वाइफ है, एंड whom he knows, he का मतलब क्या है, he का मतलब यहां पे ये देखो, द प्रोनाउन he and its derivatives used for any person means male, female और transgender, ये है। यहां पे वर्ड whoever यूज किया ना, और उसके बाद he का मतलब क्या हुआ, he को हमें इसके साथ यूज करना है whoever, that means male, female and transgender, understood। लेकिन अगर यहाँ ही लिखा होता और वहां मैन लिखा होता तो ये जो ही है और इसके डेरिवेटिव्स होते वो हम सिर्फ और सिर्फ मैन के पर्सपेक्टिव में ही समझते, ठीक है। हु इज एंड हुम ही नोज, दैट मीन्स वो ऑफेंडर ये जानता है या रीजन टू बिलीव रखता है, या तो इस चीज का नॉलेज रखता है या रीजन टू बिलीव रखता है दैट द अनदर वुमेन इज टू बी दी वाइफ ऑफ अनदर मैन, वो जानता है कि किसी और की पत्नी है। अच्छा, रीजन टू बिलीव में कैसे आएगा, नो तो चलो ठीक है आपको जानकारी, रीजन टू बिलीव में कैसे आएगा, आपके पास युक्ति ग्राउंड्स है ये समझने के लिए कि ये मैडम जो है वो किसी की वाइफ है, कैसे समझेंगे। एग्जाम्पल, एक लेडी है साड़ी पहन के जा रही, बेटा मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, बहुत ऑब्वियस है कि हर कोई पर्सन ये ही बिलीव करेगा कि वो मैरिड है, बिकॉज वो जो भी जिस भी तरीके से उसने वेशभूषा धारण कर रखी है, जो भी बेटा उसने चीजें या एसेसरीज जो पहन रखी हैं, जो गहने शादी के बाद ही जो पहने जाते हैं, तो उससे कोई भी ये बिलीव करेगा, आधार है ना, युक्तियुक्त आधार है, दैट लेडी इज अ मैरिड वुमेन। ये होता है रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव हम समझ चुके हैं, दैट देयर आर सफिशिएंट कॉजेज टू बिलीव इन दैट पर्टिकुलर थिंग। लेके जा रहा है, अब इसमें इंटेंशन भी है, व्हाई दैट पर्टिकुलर वुमेन इज बीइंग टेकन और एंटाइज्ड with an intent that she may have illicit intercourse with any person, इस इंटेंशन के साथ कि वो लेडी जो है किसी के साथ illicit intercourse में जाए, या फिर उस विमेन को कंसील करे, कंसील मतलब छुपा के रखना, डिटेन करके रखे मतलब बंद करके रखे, with the intent, with that intent any such women, इस इंटेंट के साथ ही उस विमेन को कंसील या डिटेन किया जा रहा है, शैल बी पनिश्ड विद एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, जो कि 2 years हो सकता है या फाइन हो सकता है या फिर बोथ हो सकता है, ठीक है। सेक्शन नंबर 85, हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्टिंग हर टू अ क्रुएलिटी। बहुत ही बेसिक सा सेक्शन है जो कि क्रुएलिटी या क्रूरता के बारे में अपराध बताता है। अब अगर आप इसका सेक्शन नंबर ये वाला देखोगे, बहुत ही सिंपल सा बोलता है, अब 2 सेक्शन में डिवाइड हो चुका है, 85 एंड 86। 85 बोलता है कोई भी अगर क्रुएलिटी करता है तो पनिशमेंट के लिए जाएगा, ठीक है, और पनिशमेंट भी दे दी कि कितनी होने वाली है। लेकिन क्रुएलिटी का मतलब क्या है वो आपका 86 में डिफाइंड है। वो कहां डिफाइंड है, वो आपका 86 में डिफाइंड है। तो 85 बोलता है हुएवर, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर क्रुएलिटी का ऑफेंस मैन के द्वारा भी हो सकता है, वुमेन के द्वारा भी हो सकता है, लेकिन होगा वुमेन के अगेंस्ट ही। सास ने कर दिया, ससुर ने कर दिया, या फिर देवर, पति, ननंद, ननदोई, ये सब इसमें आएगा। हुएवर बीइंग द हस्बैंड और द रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड, अपने घर वाले नहीं आएंगे, माता जी, भाभी जी, बहन, ये नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड की बात कर रहे हैं बेटा, पति या पति के घर वाले या पति के रिश्तेदार। तो पति के रिश्तेदार तो मतलब ससुराल पक्ष। कौन आ गया है? पूरा के पूरा ससुराल पक्ष आ गया यहां पे, बराबर। सब्जेक्ट सच वुमेन टू क्रुएलिटी, उसको क्रूरता के लिए आपने सब्जेक्ट क्या क्रुएलिटी किया है उसके अगेंस्ट, तो पनिशमेंट कितने होने वाला है? 3 years एंड फाइन यहां पर होने वाला है, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 86 में ध्यान रखना, इन्होंने डिफाइन किया है, पहले अलग हुआ करता था, 498A हुआ करता था बेटा, और उसके साथ एक्सप्लेनेशन में इनको इन्होंने क्रुएलिटी की डेफिनेशन दे दी थी। अभी नहीं, अभी सेक्शन नंबर 86 में अलग से 85 के पर्पस के लिए क्रुएलिटी को डिफाइन किया है, और यहां पर क्या किया है, क्लॉज ए एंड क्लॉज बी में इन्होंने अच्छे से बता दिया है। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 85 क्रुएलिटी मीन्स क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। क्लॉज है, हाँ जी बिल्कुल क्लॉज है, सी ये आपका लगा हुआ है ना, इट मीन्स क्लॉज। ऊपर एक आपकी फिक्स लाइन है, नीचे दीज आर द कंटिन्यूइंग स्टेटमेंट्स, ऊपर एक मेन लाइन है, ठीक है, हेडलाइन जिसको हम कह सकते हैं। ए में बोलता है विलफुल कंडक्ट एंड सेकंड में बोलता है हैरेसमेंट। अगर उस महिला का विलफुल कंडक्ट ऐसा रहा, वो पर्टिकुलर जो हस्बैंड एंड हस्बैंड के रिलेटिव्स हैं, वो ऐसा जानबूझ के ऐसा कंडक्ट करे जो ऐसे नेचर का है विच इज लाइकली टू ड्राइव अ वुमेन टू कमिट सुसाइड, उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दे कि वो आत्महत्या कर ले, या फिर उसको मजबूर कर दे
आत्महत्या करने के लिए, या फिर उसको ग्रेव इंजरीज कॉज कर दे, या फिर ऐसा कंडक्ट है जो कि उसकी लाइफ लिम्ब या हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लाइफ लिम्ब और हेल्थ, वो हेल्थ मेंटल हेल्थ हो सकती है, फिजिकल हेल्थ हो सकती है। लाइफ लिम्ब जीवन, लिम्ब हाथ पैर, और हेल्थ उसका स्वास्थ्य। मेंटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है। बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया बेटा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह में, खाना पीना नहीं खाया, टेंशन हो रहा है उसको है, या फिर बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेस वगैरह हो गया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके किस में जाने वाली है, वो आपके क्रुएलिटी की कैटेगरी में जाने वाली है। ठीक है, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं है तो आगे चले। चलो नेक्स्ट इन्होंने हैरेसमेंट का बोला, और जब ये वाली चीज आप पढ़ोगे यू विल रियलाइज कि मैम यहां पर भी तो डाउरी की ही बात की जा रही है। बिल्कुल, सी क्या लिखा है, हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन वेयर सच हैरेसमेंट इज विद द व्यू ऑफ कोर्सिंग हर, उसको कोर्स किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। हर और दी पर्सन्स रिलेटेड टू, पर्सन्स रिलेटेड टू हर क्या हो सकता है, उसके मायके वाले भी हो सकते हैं, उनको मजबूर किया जा रहा है कि नहीं लाइए 2 करोड़, स्कूटर लेके आइए, मोटरसाइकिल लेके आइए, 4 पहिए की गाड़ी लेके आइए, 4 व्हीलर लेके आइए दामाद जी के लिए, टू मीट द अनलॉफुल डिमांड ऑफ एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। कोई अनलॉफुल डिमांड की जा रही है यहां पर, कोई तो प्रॉपर्टी की, वो मूवेबल हो सकती है, मूवेबल हो सकती है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो सकती है। वो डिमांड करने के लिए उसके साथ ऐसा हैरेसमेंट हो रहा है, या फिर वो पर्टिकुलर डिमांड फुलफिल ना करने की वजह से, वो पर्टिकुलर डिमांड को मीट करने में फेलियर होने की वजह से उसके ऊपर कोर्जन हो रहा है कि अच्छा आपने ससुराल से 2 करोड़ रुपए नहीं लेके आई, 10 लाख रुपए नहीं लेकर आई, अरे भाई इतना चाहिए तो खुद कमा लो है। और एज एन अकाउंट ऑफ फेलियर बाय हर और एनी पर्सन्स रिलेटेड टू हर मीट सच डिमांड, मतलब ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर बाय हर का मतलब है जब वो फेल हो जाए ऐसी डाउरी लेकर आने से या डाउरी डिमांड को मीट करने से, उसके रिलेटिव्स जो है उसके घर वाले मायके वाले फेल हो जाए उस पर्टिकुलर डाउरी डिमांड को मीट करने से, तो हम बोलेंगे बेटा यहाँ पे क्रुएलिटी है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए सेक्शन नंबर 88, किडनैपिंग, अबडक्टिंग और इंड्यूसिंग अ वुमन टू कंपेल हर टू मैरी। अब ये वाला जो सेक्शन पढ़ा था हमने बेटा 84, ये अलग है। इसमें विमेन को सेक्सुअल इंटरकोर्स दैट इज इलिसिट इंटरकोर्स के लिए उस विमेन को टेक अवे कर रहे थे या इंटाइस कर रहे थे। लेकिन अगर मैं बात करूं सेक्शन नंबर 87 की, तो या तो यहाँ किडनैपिंग हो रही है, अबडक्शन हो रहा है, या विमेन को इंड्यूस किया जा रहा है ताकि उसके साथ शादी हो सके। एंड बहुत सारे और ग्राउंड्स दे रखे हैं किन किन चीजों के लिए इलिसिट इंटरकोर्स भी है यहाँ पर। अब देखो whoever kidnaps or abducts, या तो किडनैपिंग की गई या अबडक्शन किया गया, और किडनैपिंग और अबडक्शन आने वाले सेगमेंट्स में ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी में पढ़ेंगे कि किडनैपिंग और अबडक्शन का क्या मतलब है। whoever kidnaps or abducts any women, इस इंटेंशन के साथ या इस नॉलेज के साथ, मैंने आपको बोला था मैक्सिमम ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में आपको 2 टर्म्स बहुत अच्छे से दिखने वाले हैं, और वो 2 टर्म्स कौन से हैं, या तो इंटेंशन है या नॉलेज है। किस चीज का इंटेंशन है या किस चीज का नॉलेज है? विद द इंटेंट दैट शी मे बी कंपेल्ड और लाइकली दैट शी विल बी कंपेल्ड, इस इंटेंशन के साथ कि उसको कंपेल किया जाएगा, या इस नॉलेज के साथ कि उसको कंपेल किया जा सकता है, कि वो कंपेल हो जाएगी किस चीज के लिए, टू मैरी एनी पर्सन अगेंस्ट हर विल। इसमें जो मेजर उनका नॉलेज या इंटेंशन है बेटा, वो इसलिए है कि उससे शादी की जाए, और शादी करने के वजह से मैरी एनी पर्सन अगेंस्ट हर विल, उसकी मर्जी के विरुद्ध उससे शादी की जाए। बेटा कहीं से उठाकर लेके आ गए, मंडप से कहीं से उठाकर लेके आ गए ताकि किसी और के साथ शादी करा दें, 87 लग जाएगा। या तो मजबूरन किसी के साथ शादी करवाया जाए, या इन ऑर्डर दैट शी मे बी फोर्स्ड और सेड्यूस्ड फॉर इलिसिट इंटरकोर्स, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, उसे किसी इलिसिट इंटरकोर्स के लिए हम मजबूर कर सकें, और knowing it to be likely that she will be forced or seduced for such intercourse, या इस चीज की जानकारी रखते हुए कि उसको ऐसे इस तरीके से लेकर आएंगे तो फिर उसको इंड्यूस कर दिया जाएगा इस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, दैट इज इंटरकोर्स के लिए। तो पनिशमेंट यहाँ दे रखा है बेटा, और पनिशमेंट 10 years एंड लाइबल टू फाइन दे रखा है। और अगर उसको क्रिमिनली इंटिमिडेट करके लेके आया जा रहा है या अदर कोई कंपल्शन का मेथड वगैरह है, तो वो भी इस पर्टिकुलर ऑफेंस में इंक्लूडेड है। कॉजिंग मिसकैरेजेस, हालांकि ये जो सेगमेंट है मेजरली हम डील करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, जब हमारा चैप्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑफेंसेस रिलेटिंग टू चिल्ड्रन। ठीक है, हाँ जी, आई थिंक अब हमारे पास वही बचा है, और उसके बाद हमारे पास जो ऑफेंसेस की प्रवृत्ति होगी वो थोड़ी अलग हो जाएगी। ठीक है, तो स्पेसिफिकली जब ऑफेंसेस विद रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में, हालांकि मैं इसका ओवरव्यू अभी दे दूंगी, और नेक्स्ट सेगमेंट में हम इसको और अच्छे से डील करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें बोला कॉजिंग मिसकैरेज।
पहले ये समझो बेटा, मिसकैरेज, मर्डर और आपका कल्पेबल होमिसाइड में फर्क क्या है? क्या फर्क है? बिल्कुल फर्क है। क्या फर्क है तो सुनो। एक बात बताओ बेटा, व्हाट इज मेंट बाय कल्पेबल होमिसाइड? कल्पेबल मींस किलिंग एंड होमिसाइड मींस, कल्पेबल मींस पनिशेबल है ना। होमिसाइड का मतलब क्या होता है? किलिंग अ मैन। होमी प्लस साइड, होमी मींस ह्यूमन, साइड मींस कट, टू कट अ ह्यूमन बीइंग। तो कल्पेबल होमिसाइड हो या फिर बेटा मर्डर हो, ये दोनों ही जो ऑफेंसेस हैं ये एक ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट होते हैं, हाँ कि ना? ये एक ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं बेटा मिसकैरेज की, मिसकैरेज कभी ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वो मदर की वोम्ब में है। वो एक अनबॉर्न पर्सन के अगेंस्ट होता है। किसके अगेंस्ट होता है? अनबॉर्न पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस होता है। और अनबॉर्न पर्सन के अगेंस्ट अगर ऑफेंस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फीटिसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीटिसाइड बोलते हैं। इसीलिए अब बोल दो कि मैम बच्चे को मां के कोख में मार दिया, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर नहीं लगेगा। कल्पेबल होमिसाइड का थर्ड एक्सप्लेनेशन ये जरूर कहता है कि एक बच्चे को मारना कल्पेबल होमिसाइड में आ सकता है व्हेन एनी पार्ट or any part of the body of that particular child is brought forth, even though he might not have born completely or he might not have breathed completely. हो सकता है उसका पूरा शरीर का हिस्सा बाहर नहीं आया या उसने पूरी अच्छी तरीके से सांस भी नहीं ली हो, उसके बावजूद अगर थोड़ा बहुत भी शरीर का हिस्सा बाहर आ चुका है तो हम वो कल्पेबल होमिसाइड में ऐड कर देंगे, वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए जाएगा। लेकिन अभी तक जो माँ की कोख में ही है वो कभी भी कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर में नहीं जाएगा। वो हमेशा और हमेशा किस में जाएगा? कॉजिंग मिसकैरेज में। ठीक है, इतना समझ आया? ये चीजों की थोड़ी सी जानकारी रखना जो है वो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, बराबर? ओके, मूविंग अहेड। इसको हम दो सेगमेंट में पढ़ेंगे। एक है कॉजिंग मिसकैरेज, मतलब लेटिंग द विमेन मिसकैरी द बेबी। इट सेज दैट 88 कॉजिंग मिसकैरेज। अब बेटा एक विमेन को उसकी लाइफ सेव करने के लिए नहीं, बट वो एक्ट इसलिए किया जा रहा है जो कि गुड फेथ में नहीं है, ताकि विमेन उस बच्चे को मिसकैरी करे। एंड इट इज नॉट कॉज्ड इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द विमेन। ना ही वो पर्टिकुलर एक्ट जो है विमेन की लाइफ सेव करने के लिए किया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उस महिला के बच्चे को मारने के लिए किया जा रहा है। दैट इज सेक्शन नंबर 88। फिर आता है सेक्शन नंबर 89 जो बोलता है यहां पे अगर जो पर्टिकुलर एक्ट है वो विमेन की कंसेंट के बिना हुआ है, यहां पे वुमेन की कंसेंट भी हो सकती है। बिल्कुल, हमने इंडिपेंडेंट ऑफेंसेस के मामले में सेक्शन पढ़ा है, सेक्शन नंबर 28 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? 25, 26, 27, 28, यस 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 28 ऑफेंसेस जो कि इंडिपेंडेंटली अपने आप में ऑफेंसेस हैं, उस कैटेगरी में कभी भी कंसेंट आपकी डिफेंस नहीं हो सकती है। बस यहां पे उसको वही कनेक्ट करो। जो विमेन खुद से भी कंसेंट दे रही है टू मिसकैरी हर चाइल्ड, वो भी सेक्शन नंबर 88 में आएगी। और जब वो पर्टिकुलर मिसकैरेज विमेन की कंसेंट के बिना, और विमेन को पता ही नहीं उसको क्या डोज खिलाई गई, विमेन को पता ही नहीं उसके साथ क्या मेडिकल जो है पर्टिकुलर प्रोसीजर हो रहा है, दैट विल फॉल अंडर सेक्शन 89। ओके, 90 कहता है डेथ ऑफ विमेन कॉज्ड बाय एनी एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज। मिसकैरेज बच्चे के मामले में वर्ड यूज होता है, और डेथ ह्यूमन बीइंग दैट इज विमेन के मामले में यूज होता है। इंटेंशन यहां पे मिसकैरेज कॉज करना था, चाहे वो विमेन की कंसेंट से हो या विमेन की कंसेंट के बिना हो। हमारा इंटेंशन यहां पे मिसकैरेज कॉज करना था, बच्चे को मारना था। लेकिन बेटा मर कौन गई? मदर मर गई। डेथ उस विमेन की हो गई, सेक्शन नंबर 90 में पनिशेबल होगा। जहर दिया ताकि बच्चा मर जाए, बच्चा बच गया। हो सकता है कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाए, लेकिन लेडी मर जाए, सेक्शन नंबर 90 लग जाएगा। ठीक है ना। इंजरी टू इन्फेंट एंड अनबॉर्न। इंजरी टू इन्फेंट एंड अनबॉर्न। इन्फेंट कौन होता है बेटा? नवजात, जस्ट जो अभी कुछ समय या कुछ मिनट, कुछ घंटों या सिर्फ कुछ दिन पहले ही पैदा हुआ हो, वो होता है इन्फेंट। अनबॉर्न मीन्स हु इज स्टिल इनसाइड मदर्स वूम। अब देखना बेटा, सेक्शन नंबर 90 एंड सेक्शन नंबर 92 आपस में ही कनेक्टेड है, दिखते एक जैसे हैं बट एक दूसरे के कंप्लीट उल्टे हैं। यहाँ पे किसकी डेथ कॉज करना चाहते थे? बच्चे की डेथ कॉज करना चाहते थे। इंटेंशन क्या था? मिसकैरेज का था, लेकिन मर कौन गई? मदर मर गई। और यहाँ पर क्या होता है? यहां पर डेथ बच्चे की हो जाती है, कॉजिंग डेथ ऑफ अ क्विक
अनबॉर्न चाइल्ड बाय एन एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। और कल्पेबल होमिसाइड कब होता है? जब एक ह्यूमन बीइंग की डेथ कॉज करते हैं। तो इंटेंशन किसका था यहाँ पे? इंटेंशन विमेन को डेथ कॉज करने का था, उस प्रेग्नेंट लेडी की डेथ कॉज करना था, लेकिन मर बच्चा गया। और वो बच्चा भी कौन सा था? ही वॉज अ क्विक बॉर्न चाइल्ड, क्विक अनबॉर्न चाइल्ड। क्विक अनबॉर्न चाइल्ड कौन होता है? प्रेगनेंसी में, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान एक स्टेज होती है जिस स्टेज में जिस स्टेज के दौरान उस पर्टिकुलर फीटस में बेटा हम कह सकते हैं जो एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है उसमें लाइफ आ जाती है। द मोमेंट इट कैचेस द लाइफ और द मोमेंट मूवमेंट आना शुरू होता है, हम बोलते हैं अब वो बच्चा क्विक अनबॉर्न चाइल्ड हो चुका है। कौन हो चुका है? एक क्विक अनबॉर्न चाइल्ड हो चुका है। और जहां डेथ उसकी मदर की कॉज करने का इंटेंशन था, एक्ट ऐसा था जिससे कि हम कल्पेबल होमिसाइड कमिट करते। कल्पेबल होमिसाइड मतलब विमेन की डेथ कॉज कमिट करते हैं। लेकिन अगर वो डेथ कॉज कर दे क्विक अनबॉर्न चाइल्ड की, तो यहां पर लगता है सेक्शन नंबर 92, डायरेक्ट सेक्शन नंबर यहां पर 92 जो है वो लग जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसको और इन डेप्थ में डील करने वाले हैं, कॉजिंग मिसकैरेजेस को, सेक्शन नंबर 89 को, सेक्शन नंबर 90 को भी डील करेंगे, 91 एंड 92 को भी डील करेंगे। जो भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है, आप अपना डाउट जो है कमेंट सेक्शन में जरूर पुटअप कर सकते हैं। रादर मैं कहूंगी कि आप टेलीग्राम पे जरूर आ सकते हैं ताकि उस चीज का जो है अच्छे से जो है डिस्कशन हो सके। ध्यान रहे बेटा, ये वाला चार्ट मैं फिर से बता दूं, इसको हल्के में नहीं लेना है। हालांकि हम अबैंडनमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड सरेंडरिंग ऑफ द चाइल्ड उसके बारे में बात करेंगे, जेजे एक्ट को भी यहाँ पे कनेक्ट करेंगे एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन को भी डील करेंगे, तो उसमें सारा प्रोविजन वापस से डील करेंगे। मैं फिर से बता दूं, जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ ये सेगमेंट देखना है वो अगली क्लास वापस से देखें, उसमें भी ओवरव्यू देके मैं सारे सेक्शंस वापस से आपको कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, हाँ जी। तो ध्यान रखें, हम इसमें बेटा जेजे एक्ट को भी कवर करेंगे। जब नेक्स्ट सेगमेंट डील करेंगे हम इसको जेजे एक्ट में भी कवर करेंगे। और मैंने बोला कि ये पूरा के पूरा सेगमेंट आपको मिस आउट नहीं करना है। जजमेंट राइटिंग में ये भी आ सकता है, यू नेवर नो कि कब ऐसा फैक्ट्स दे दिया जाए जो कि आपको अनबॉर्न पर्सन या इन्फेंट को इंजरी लगते लगते वो कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा। तो ध्यान रहे, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में कोई भी ऑफेंस छोड़ के नहीं जाना है, स्पेसिफिकली वो जो कि आपको बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स लेके बैठा है। ठीक है, एंड ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर द पीडीएफ्स कि हम जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं इन सेशंस की, तो आप आराम से पीडीएफ ले सकते हो। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बोला है कि आप पीडब्ल्यू ऐप को बेटा जरूर डाउनलोड कर लें। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स का एक लिस्ट आएगा। आप गवर्नमेंट जॉब में भी स्पेसिफिकली जाकर जुडिशरी फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। जुडिशरी फील्ड को सिलेक्ट करने पर आपको जितने भी फ्री बैचेस हैं या चाहे पेड बैचेस हैं उन सब की लिस्ट दिखेगी। उनमें से आपको ये एक बैच दिखेगा, दैट इज भारतीय न्याय संहिता। इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल करेंगे। एक ऑप्शन आएगा आपको एनरोल करने का या बाय करने का भी ऑप्शन आता है, तो डू नॉट वरी, आप उस पर क्लिक करेंगे, कोई भी अमाउंट जो है वो डिडक्ट नहीं होने वाला है। उसको एनरोल करने से आपको 2 फोल्डर्स दिखेंगे, एक जो कि मेरी क्लास का होगा और दूसरा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में वो पूरा के पूरा सेशन जो है वो मिलेगा। यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स, कीप इट इन योर फोन, और रादर आप उसको प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। और अगर प्रिंट निकलवाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बोल दूं, मैंने 3-4 क्लास पहले भी बोला था कि जितने भी आपके भारतीय न्याय संहिता के जो भी लेक्चर होंगे, फाइनल लेक्चर वाले दिन आपको लास्ट में दिख जाएगा दैट दिस इज द फाइनल लेक्चर। आपको खुद लास्ट सेक्शन दिखने वाला है। उस दिन जितना भी जो भी समय होगा 2-4 दिन में सारी आपके पीडीएफ्स को वाइंड अप करके एक सिंगल पीडीएफ आई विल बी अपलोडिंग इट ऑन द ऐप। टीम को बोल देंगे वो अपलोड कर देंगे। यू कैन डाउनलोड दैट फाइनल पीपीटी। वो फाइनल पीपीटी को अगर प्रिंट आउट करना है तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा सहूलियत होगी। एक पेज पे आप 4-4 पेजेस भी करवा सकते हो, आगे पीछे कराओगे तो भी काफी सहूलियत हो जाएगी। तो इतना करवाने का मेरा वादा है। सारे एनोटेशंस वाली है ना, प्लीज ये ध्यान रखें सारे बच्चे कि एनोटेशंस वाली पीडीएफ मिलने वाली है। एनोटेशंस मींस जो भी हम लोग लिखते हैं ना, लिखने के बाद जो आपको पीडीएफ मिलती है वो सारी उसके साथ ही मैं कराऊंगी, सो दैट ड्यूरिंग क्लास अगर कुछ भी हमने एडिशनल लिखा या कुछ भी मार्क किया है तो आपको याद रहे। विदाउट एनोटेशंस फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ट्रैक करना कि वापस मैम ने क्या बोला था। और ध्यान रहे, आप ये पर्टिकुलर पीडीएफ तब तक डाउनलोड कर सकते हैं तब जब तक कि आपको उस पर्टिकुलर बैच की वैलिडिटी दे रखी है। वंस द वैलिडिटी एक्सपायर्स उसके बाद फिर आप वीडियोस तो देख पाएंगे, सॉरी बैच का एक्सेस वहां नहीं रहेगा। आप पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेंगे अपने फोन में तो एक्सेसिबल तो फिर भी हो जाएगी।
लेकिन फिर बैच आपको फिर वहां विजिबल नहीं होगा। बट यस, यूट्यूब पे आपको ये प्लेलिस्ट पूरी की पूरी हमेशा मिलने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस सेशन में काफी मजा आ रहा होगा और आप ये सेशन निरंतर देख रहे होंगे और इंश्योर करेंगे कि कंसिस्टेंट रूप से अपने नोट्स बनाते रहे। मैं हर क्लास में बोलती हूँ और हर क्लास में इसी रीजन की वजह से बोलती हूँ कि वो स्टूडेंट सबसे ज्यादा सफर करते हैं जिनके खुद के एग्जॉस्टिव नोट्स नहीं होते हैं और एग्जाम में उनको बहुत क्लमजी सा या मेसी सा लगता है। दैट नाउ वेयर वी शुड रन फॉर दैट वन एग्जॉस्टिव सोर्स, जिससे कि हम अपनी प्रिपरेशन को पूरा इंश्योर कर सकें। तो अभी से डोंट थिंक दैट प्री और मेंस का मुझे अलग अलग नोट्स बनाना है, कतई नहीं। सारे टीचर्स यही बोलते हैं और बिल्कुल सही बोलते हैं दैट प्री मेंस का नोट्स एक साथ बनाओ, क्योंकि मेंस इज नथिंग बट एन एडवांस स्टडी ऑफ प्री। तो पहले से एडवांस स्टडी करोगे तो प्री में आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इंश्योर करो कि आपके नोट्स जो है क्लास जैसे जैसे देख रहे हो साथ साथ में बनते जाए, या जब भी आपको वक्त मिले नोट सबसे पहले बनाओ ताकि एग्जाम में रिवीजन के लिए सहूलियत हो जाए। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेस सेशन। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन। टिल देन थैंक यू सो मच।